मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूँ मुदिता और आप सभी का स्वागत करती हूँ मुदिता IAS वॉरियर्स में। आज हम कार्यपत्रक 71 करने वाले हैं और ये आपको तिथि 23 दिसंबर 2020 के लिए दी गई है। आपको थोड़ा सा मैं याद दिला दूँ कि हम लोग जॉर्ज पंचम की नाक वाला जो पाठ है वो पढ़ रहे थे। कृतिका भाग 2 का ये पाठ है। तो इसमें हमने थोड़ा सा जो व्यंग्यात्मक लेखक ने लिखा है उसको पाठ में कुछ पाठ हम पढ़ चुके हैं, प्रश्नों को हल कर चुके हैं। आज हम वहीं जहाँ पे लास्ट वर्कशीट में छोड़ा था वहीं से पाठ को आगे पढ़ेंगे और उसके बाद प्रश्नों के उत्तर भी हल करेंगे। आखिर मूर्तिकार को फिर बुलाया गया, उसने मसला हल कर दिया। मसला कौन सा चल रहा था? मसला चल रहा था कि आखिर जो मूर्ति है उस में कौन सा पत्थर से बनी हुई थी, क्योंकि जो जॉर्ज पंचम की नाक थी, ठीक है, वो नाक गायब हो गई थी, मूर्ति पर से नाक गायब हो गई थी। तो सब लोग इस बात के लिए चिंतित थे कि भाई महारानी एलिजाबेथ आने वाली हैं और जब वो देखेंगे कि मूर्ति की नाक ही नहीं है तो कितनी शर्म की बात होगी, बेइज्जती की बात होगी। तो इस स्थिति में बड़ी बड़ी मीटिंग्स हो रही थी, सब लोग परेशान थे कि कैसे नाक लगाई जाए। तो बहुत ये कहा गया कि आखिर वो जिस पत्थर की बनी है अगर वो पता चल जाए तो वो पत्थर ले आया जाएगा। लेकिन बड़ी बड़ी फाइलें खोजी गई, हमने देखा कि ये लिखा था कि फाइलें खा गई सारा डाटा, ठीक है, कहीं पे जानकारी नहीं मिलती है। तो जब सब लोग बिल्कुल हताश परेशान हो जाते हैं तो मूर्तिकार जो है वो मसले को हल कर देता है। कैसे हल करता है? वह बोला, पत्थर की किस्म का ठीक पता नहीं चला तो परेशान मत होइए, मैं हिंदुस्तान में हर पहाड़ पर जाऊंगा और ऐसा पत्थर खोज कर लाऊंगा। वो कहता है कि आप परेशान मत होइए कि अगर आपको नहीं पता चला कि ये किस पत्थर से बनी हुई है, मैं हिंदुस्तान के हर पहाड़ पे जाऊंगा और जो मूर्ति बनी है ऐसा ही पत्थर खोज के ले आऊँगा। और ये जब ये बात सुनते तो सदस्यों के चलते गर्व से कहा, आई। सभापति ने चलते, ऐसे क्या चीज़ है जो हिंदुस्तान में मिलती नहीं? अब जो सभापति वो कह रहे हैं, हाँ भाई ऐसी कौन सी चीज़ है जो मिलती नहीं है? हर चीज़ इस देश के गर्भ में छुपी हुई है। मतलब हमारा देश ऐसा है कि हर वस्तु हर चीज़ यहाँ पे मिल जाती है। ज़रूरत खोज करने की है, अगर हम खोज करने पे आ जाए तो कुछ भी वस्तु ऐसी नहीं है जो ना मिले। खोज करने के लिए मेहनत करनी होगी, इस मेहनत का फल हमें मिलेगा कि अगर हम कोशिश करेंगे तो ज़रूर मिल जाएगा और हमें इसका फल मिलेगा। इसके बाद क्या होता है? ज़माना खुशहर हो गया। अब क्या हो गया कि एकदम से जो मीटिंग हॉल था जहाँ पे बिल्कुल हताशा का माहौल था, बिल्कुल निराशा थी कि अब कुछ होने वाला नहीं है, वहाँ पे कैसा हो गया? खुशहाल हो गया, ठीक है, कि अब ये कोई उम्मीद दिख गई, उम्मीद की किरण, इस तरीके से बोल सकते हैं। ये छोटा सा भाषण फौरन अखबारों में छप गया और आपको तो पता है कि इतनी गर्म खबर थी कि जैसे ही कोई भी हलचल होती थी इस चीज़ को लेकर, भारत में विदेशों में सब जगह उस चीज़ की चर्चा चल रही थी और तुरंत अखबार में छप जाता है। मूर्तिकार हिंदुस्तान के पहाड़ी प्रदेशों और पत्थर की खानों के दौरे पर निकल पड़ा। मूर्तिकार ने कहा था कि मैं देश के हर पहाड़ पे जाऊंगा, तो अब वो उसने क्या किया? निकल पड़ा दौरे पर। बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी उसके ऊपर। कुछ दिन बाद वह हताश लौटा, उसके चेहरे पर लानत बरस रही थी। उसने सिर लटकाकर खबर दी, हिंदुस्तान का चपाचप या खेज डाला, पर इस किस्म का पत्थर कहीं नहीं मिला, यह पत्थर विदेशी है। तो जब वो वापस लौटा तो जितना उसने लोगों में उमंग उत्साह भरा था उतना ही वो निराश होकर लौटा, क्योंकि उसके चेहरे उदास था। उदास क्यों था? क्योंकि उसी ने सबको कहा था कि भाई पत्थर मिल जाएगा, उस पत्थर को मैं ढूंढ के कहीं ना कहीं से लाऊंगा हर पहाड़ से और फिर मूर्ति पे लगा दिया जाएगा नाक बना के। वो आकर कहता है कि मैंने हिंदुस्तान का हर पहाड़ देखा, सब कुछ छान डाला, पर ये पत्थर मिला ही नहीं। ये पत्थर कैसा है? विदेशी है, मतलब हमारे देश का है ही नहीं। सभापति ने तैश में आकर कहा, लानत है आपकी अक्ल पर, दिमाग दिल विदेशी की चीज़ें अपना चुके हैं। तौर तरीके, सहन तरीके और रहन हिंदुस्तान में बाल डांस तक मिल जाता है तो पत्थर क्यों नहीं मिला? तो कहता है जो सभापति थे, मतलब कि जो वहाँ पे मीटिंग ले रहे थे उसके जो हेड थे, वो कहते हैं कि भाई भारत में हर चीज़ मिल जाती है, जितनी भी हमने विदेशी पहनावे को, विदेशी चीज़ों को सब कुछ अपना लिया है, तो विदेशी पत्थर क्यों नहीं मिल सकता? ढूंढो, क्यों नहीं मिला तुम्हें? क्योंकि फिर उनके सर पे तलवार लटकने लग गई कि अब फिर से मूर्ति की नाक नहीं बन पाएगी।
मूर्तिकार चुप खड़ा था। अब मूर्तिकार क्या बोले बड़े लोगों के सामने? सहसा उसकी आंखों में चमक आ गई। अब मूर्तिकार ने सोचा कि मुझे तो किसी तरीके से बचना है, तो उसकी आंखों में चमक आ गई, मतलब उसको आइडिया आ गया। जैसे आपको कोई आइडिया आता है ना अचानक से, वैसे उसको आइडिया आ गया। उसने कहा, एक बात मैं कहना चाहूँगा, लेकिन इस शर्त पर कि यह बात अखबार वालों तक ना पहुँचे। उसने बोला कि मेरे पास एक आइडिया है, मैं एक बात कहना चाहूँगा आपसे, बस शर्त यह है कि जो मैं बात बताने वाला हूँ वो अखबार तक ना पहुँचे। क्योंकि उस वक्त जो भी डिसीजन लिए जाते थे, जो भी कुछ भी बात होती थी, वो तुरंत अखबार में पब्लिश हो जाती थी। सभापति की आंखों में भी चमक आई। अब जो सभापति थे उन्हें लगा कि हाँ भाई, इसने पहले भी आइडिया दिया था, अब ये कोई आइडिया देगा। तो सभापति भी थोड़ा खुश हुआ, मतलब चमक आई। सभापति को हुक्म हुआ कमरे के सब दरवाजे बंद कर दिए जाएं, क्योंकि ये बोला था कि अखबार में ना जाए, तो क्या बोला, सब दरवाजे बंद कर दिए जाएं। तब मूर्तिकार ने कहा, देश में अपने नेताओं की मूर्तियां भी हैं, अगर इजाज़त हो तो आप लोग ठीक समझे नाक, इस मेरा मतलब है तो लाट पर ठीक बैठे उसे उतार लाया जाए। तो उसने पहले सभापति ने क्या किया, सब कमरे के दरवाजे बंद करवा दिए कि बिल्कुल जो लोग बैठे हैं बस उन्हीं को ये बात पता चलनी चाहिए, ये खबर किसी भी तरीके से बाहर नहीं निकलनी चाहिए। और उनको सब मिला के क्या करना था, किसी भी तरीके के उस पर नाक लगानी थी कि भाई हमें बस कुछ भी करके, कुछ भी साम दाम करके उस मूर्ति पे नाक लगानी है, कि जो महारानी आ रही हैं उन्हें ऐसा ना लगे कि भाई हमारे यहाँ इस पे मूर्ति पे नाक ही नहीं है। तो फिर क्या होता है, मेरा मतलब है कि ठीक बैठे। तो अब मूर्तिकार क्या बोलता है कि अगर इजाज़त हो तो मूर्तियाँ नेताओं की, वो कहते हैं कि भारत में बहुत सारे नेताओं की मूर्तियाँ बनी हुई हैं पत्थर की, तो अगर जिसकी नाक फिट बैठे उस नाक को उतार के लगा दिया जाए। इसका मतलब क्या है, हमारे देश के किसी नेता की पत्थर की मूर्ति की नाक को काट लिया जाए और उसे जॉर्ज पंचम की नाक पे लगा दिया जाए, ठीक है। और हमारे देश के जो नेता हैं जिनकी मूर्तियां बनी हैं उसको काट कर, सोचिए, उसको काट कर जॉर्ज पंचम जो एक विदेशी हैं उनकी नाक पर लगा दी जाए, ऐसा विचार था। सबने सबकी तरफ देखा, सबकी आंखों में एक क्षण को बदहवासी के बाद खुशी तैरने लगी। सभापति ने धीमे से कहा, लेकिन बड़ी होशियारी से। अब देखिए कि जैसे ही सबने एक दूसरे की तरफ देखा, उसके बाद थोड़ा आश्चर्य हुए कि हाँ ये कैसा है, लेकिन सब फिर खुश हो गए कि हाँ सॉल्यूशन मिल गया, हमें किसी भी तरीके से सॉल्यूशन चाहिए था, सॉल्यूशन मिल गया। मतलब वो इतने ज़्यादा विदेशी का स्वागत करने के लिए इतने ज़्यादा हो गए थे कि वो अपने आत्मसम्मान को भी भूल गए थे, कि अपने देश के किसी नेता की, अपने देश के किसी वीर की नाक को काट के वो उस पर लगाने को तैयार हो गए थे। और मूर्तिकार फिर देश दौरे पर निकल पड़ा। अब मूर्तिकार ने फिर से देश दौरा शुरू किया, क्योंकि पिछली बार वो पत्थर ढूंढने गया था, अब क्या ढूंढने जा रहा था, अब वो हर मूर्ति पर से ऐसी नाक ढूंढने वाला था जो जॉर्ज पंचम की नाक पे लगाई जा सके। जॉर्ज पंचम की खोई हुई नाक का नाप उसके पास था। जो जॉर्ज पंचम की मूर्ति थी उस पे जो नाक थी जो खो गई थी, उसका वो सेंटीमीटर, इंच, जो भी उसका नाप था, पैरामीटर था, वो लेके गया था अपने साथ, कि जहाँ पे भी उस साइज़ की उसे नाक मिलेगी वो काट के लिए आएगा। दिल्ली से वह मुंबई पहुंचा। पहले वो कहाँ गया, दिल्ली से मुंबई पहुंचा। दिल्ली क्यों, क्योंकि जितनी भी मीटिंग्स होती हैं बड़े लेवल की वो कहाँ होती हैं, दिल्ली में होती हैं। दादा भाई नौरोजी, गोखले, तिलक, शिवाजी, कावसाजी, जहांगीर, नर्क उसने टटोली नापी गुजरात की ओर। पहले वो दिल्ली और से मुंबई गया और यहाँ पे इस रास्ते में उसे जिन जिन की नाक मिली उन सब की नाक उसने नापी और टटोली। और गुजरात की ओर भागा गांधी जी, सरदार पटेल, वल्लभ भाई पटेल, महादेव देसाई, मूर्तिकार को परखा और बंगाल की ओर। फिर वो यहाँ पे गए गुजरात में गांधी जी के शहर में, फिर जाते हैं बंगाल में जब वो गए तो चला गुरुदेव, रविंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, इन सब की नाक को उसने देखा और नापने की कोशिश की, आदि को भी देखा। इसके बाद नाप चौक के करने के बाद ये कहाँ जाता है, इसके बाद नाप लोग की ओर बिहार की तरफ बढ़ा। मतलब एक एक शहर जा रहा था और वहाँ पे सबकी नाक की ओर देख रहा था। फिर वो बिहार की तरफ बढ़ा। बिहार में होता हुआ उत्तर प्रदेश की ओर चंद्रशेखर आज़ाद, बिस्मिल, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय की लाटों के पास गया। ये सारे वो हैं जो जिस जिस जगह से बिलोंग करते थे और इन लोगों ने आज़ादी में अपना
योगदान दिया था, उन सभी की नाकों को जाके ये टटोलते हैं। घबराहट में मद्रास भी पहुंचा। अब उसको तो क्या था, उसे जवाब देना था बड़े लोगों के सामने, तो वो देश का कोई कोना छोड़ना नहीं चाहता था। सत्यमूर्ति को भी देखा और मैसूर लाला लाजपत राय, भगत सिंह की लाटों को भी केरल आदि प्रदेशों के दौरा करता हुआ पंजाब पहुंचा, आखिर दिल्ली पहुंचा और उसने अपनी मुश्किल बयां की। जब वो सब जगह घूम आया तो वापस आ गया दिल्ली और कोई नाक लेके नहीं आया, और उसके बाद फिर उसने अपनी मुश्किल बताई। पूरे हिंदुस्तान की परिक्रमा कर आया, सब मूर्तियां देख आया, सबकी नाकों का नाप लिया। जॉर्ज पंचम इस नाक से सब बड़ी निकली। तो उसने जो ये सेंटेंस कहा है ना, यही सेंटेंस बहुत बड़ा व्यंग कर रहा है लेखक। इसी सेंटेंस में बहुत बड़ा व्यंग कर रहे हैं। वो कहता है कि पूरा देश में छान आया, पूरा देश में सभी नाक, सभी लाटों का नाप लिया आया, लेकिन कोई भी नाक जो थी वो जॉर्ज पंचम की नाक के बराबर नहीं थी। सब जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी थी। मतलब जॉर्ज पंचम की नाक सबके सामने छोटी थी। इसका मतलब क्या है? इसका अर्थ ये है कि वो मान सम्मान की बात करें कि हमारे देश के इतने बड़े बड़े महान जो लोग हैं उन सब के सामने जॉर्ज पंचम बहुत छोटा पड़ जाता। मतलब ये तो अपना गला कटाने की बात है कि जिन लोगों ने हमारे लिए आज़ादी के लिए इतने अपनी जान दे दी, बलिदान दे दिया, शहीद हो गए, ठीक है, उनकी मूर्ति पर की भी नाक काट के एक विदेशी के मूर्ति पे लगाना कितने मतलब कितने अपमान की बात है। तो यही उनने एक व्यंग के रूप में कहा है कि जो मूर्ति पे सबकी नाक बड़ी निकली, मतलब सबका सम्मान जो है बहुत बड़ा है, इसलिए वो नहीं ला पाया किसी की मूर्ति। अब शब्दार्थ क्या है? यहाँ पे आपको शब्दार्थ दे रखे हैं। दारोमदार यानी कार्यभार, किसी कार्य को करना या होने की पूरी जिम्मेदारी। ठीक है, अब आपको देखिए प्रश्न दे रखे हैं। मूर्तिकार हिंदुस्तान के पहाड़ी देशों के दौरे पर क्यों गया था और हताश क्यों लौटा? दूसरे में मूर्तिकार ने गुप्त रूप से क्या सुझाव दिया, मतलब दरवाजे जब बंद कर लिए जाते हैं। जॉर्ज पंचम की नाक लगाने को लेकर चिंता सरकारी तंत्र में दिखाई देती है। ये कौन सी मानसिकता दर्शाती है जो हमने ऊपर अभी डिस्कस किया था? जॉर्ज पंचम की लाट पर किसी भी भारतीय नेता की मूर्ति की नाक फिट ना होना, लेखक किस बात की और इसमें क्या कहना चाहते हैं व्यंग में, ठीक है। और ये गतिविधि है कि जहाँ जहाँ पे वो गए वहाँ पे उन्होंने किस किस की, मूर्तिकार ने किस किस की मूर्ति देखी, वो आपको बताना है। अब हम सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। उससे पहले कोविड के संदर्भ में आपके लिए संदेश है कि 2 गज या 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन करना है। चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं। में बोला है मूर्तिकार हिंदुस्तान के पहाड़ी प्रदेशों के दौरे पर क्यों गया और हताश क्यों लौट आया था। मूर्ति के पत्थर की तलाश में मूर्तिकार हिंदुस्तान के पहाड़ी प्रदेशों के दौरे पर गया था। हमने देखा था कि वो कहता है कि मैं देश के हर कोने में जाऊंगा पत्थर की तलाश में, ठीक है। और हताश क्यों लौटता है? क्योंकि मूर्ति का पत्थर कहीं नहीं मिला। मोती लिखा है, सॉरी मूर्ति होगा, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा मूर्ति। तो मूर्ति का पत्थर उसे कहीं नहीं मिलता है। दूसरे में बोला है मूर्तिकार ने गुप्त रूप से क्या सुझाव दिया। मूर्तिकार ने गुप्त रूप से यह सुझाव दिया था कि देश के नेताओं की लाटों की नाक का नाप लिया जाए और जॉर्ज पंचम की टूटी नाक पर लगा दी जाए। मतलब सभी नाकों का हम नाप लेते हैं और जिसकी फिट बैठे उसकी लगा दी जाए। तो ये इनका क्या था, सुझाव था। इसके बाद तीसरे प्रश्न में बोला जॉर्ज पंचम की नाक लगाने को लेकर जो चिंता सरकारी तंत्र में दिखाई देती है वह तंत्र की किस मानसिकता को दर्शाता है। तो ये मैंने डिस्कस भी किया था कि कौन सी मानसिकता दिखा रहा है। तो इसका उत्तर होगा सरकारी तंत्र में जॉर्ज पंचम की नाक लगाने को लेकर जो चिंता दिखाई देती है उससे उनकी गुलाम मानसिकता का पता चलता है, क्योंकि अभी भी जो दिमाग से हैं वो गुलाम ही हैं। इससे यह पता चलता है कि वे आज़ाद होकर भी अंग्रेज़ों के गुलाम हैं। उन्हें देश की बेरोजगारी, गरीबी, भूखमरी को छोड़कर अपने अतिथि की नाक बहुत मूल्यवान प्रतीत होती है, जिसने भारत के गुलाम बनाया और अपमानित किया था। मतलब एक ऐसा देश ब्रिटेन जिसने 200 साल तक भारत को गुलाम बना के रखा, इतना ज़्यादा अपमानित किया, उनके यहाँ से किसी आने वाले अतिथि को लेकर वो अपने देश के लोगों के नेताओं की नाक को काट कर भी उस पर लगाने को तैयार थे। तो ये कौन सी मानसिकता को दर्शा रहा है देश के लिए, ठीक है। मतलब इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं, उस पर कोई ध्यान नहीं है और इसके लिए अखबारों के पन्ने लाल हो रहे हैं, काले हो रहे हैं।
अगले प्रश्न में है, जॉर्ज पंचम की नाक पर किसी भारतीय नेता की मूर्ति की नाक फिट ना होने की बात लेखक किस ओर संकेत करता है। मूर्तिकार को पता चलता है कि हर भारतीय नेता, यहाँ तक कि भारतीय बच्चों की नाक भी जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी है। बड़ी का क्या अर्थ है कि उनका सम्मान उससे कहीं अधिक है। इस कथन के द्वारा लेखक हमारे आत्मसम्मान की ओर संकेत कर रहा है कि हमारे देश में जितने भी लोग हैं, जितने भी मूर्ति बनी हुई हैं, उन सबका सम्मान उस जॉर्ज पंचम की नाक के सम्मान से कई गुना बड़ा है। तो ये एक व्यंग है। अगले प्रश्न में बोला है, एक गतिविधि है कि मूर्तिकार हिंदुस्तान की परिक्रमा कहाँ कहाँ से गुजरा, किन किन नेताओं की लाटों को देखा और इन केंद्र शासित जो राज्य हैं या केंद्र शासित प्रदेश, उनके नाम और नेताओं के नाम लिखने हैं। तो आपने यहाँ पे पहले लिखेंगे, लेखक उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, मुंबई, गुजरात, मैसूर, पंजाब तथा दिल्ली आदि स्थानों पर गया था और निम्नलिखित नेताओं की मूर्तियों को देखा। जैसे उत्तर प्रदेश चंद्रशेखर आज़ाद, मोतीलाल नेहरू, बिस्मिल। पंजाब भगत सिंह और लाला लाजपत राय। बंगाल में नेताजी सुभाष चंद्र बोस, रविंद्रनाथ टैगोर। बिहार में राजेंद्र प्रसाद और जयनारायण प्रकाश। मुंबई में नाना भाई नेरोजी, गोखले, तिलक और शिवाजी जी की मूर्तियाँ उसने देखी थी। मतलब कोई भी जगह उसने छोड़ी नहीं थी। ठीक है, इसके अलावा वो मद्रास वगैरह भी गया था, वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। तो ये आपका आंसर नंबर 5 हो गया। यहाँ पे हमने वर्कशीट 71 सॉल्व कर ली है। आप वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में, तब तक के लिए बाय बाय।